नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम रोज की तरह ही प्रोफ़ेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे, देश के बारे में, देश की राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दों के बारे में। और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से यह कहूँगा कि अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम हर रोज़ प्रोफ़ेसर दुबे के साथ बातचीत करते हैं देश की राजनीति के बारे में और हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक प्रोफ़ेसर दुबे की सुचिंतित टिप्पणियों को पहुँचा सकें। अभय सर नमस्कार। आज की नमस्कार। बातचीत में मेरे दिमाग में जो सुबह से एक प्रश्न चल रहा है वह यह कि पिछले 1 साल से तकरीबन 1 साल से जी20 की धूम चल रही है हर जगह यहाँ तक कि कब्रिस्तान के बाहर भी जी20 का बोर्ड लगा दिया गया। हर जगह जी, वो दिखता है। लेकिन जी। जब ये कार्यक्रम नज़दीक आया तो प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी कि लगता है कि वो इस एजेंडे से कुछ छोड़ चुके हैं हुँ, और दूसरी चीज़ों की चर्चा हो रही है जबकि 2 दिन बाद जी20 पे बातचीत होने वाली है। चर्चा हो रही है नाम बदला जाए, ना बदला जाए और भी पता नहीं जी। क्या-क्या। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी कहीं रणनीतिक चूक कर गए जी20 को आगे बढ़ाने में? नहीं, नहीं रणनीतिक चूक नहीं। मुझे लगता है कि उन्हें जी20 के महत्व का भी भान है और उसकी सीमाओं का भी पता है। देखिए जब अविश्वास प्रस्ताव पे बहस चल रही थी संसद में, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने एनडीए के सांसदों के कई समूह बनाए और 45-45 सांसदों के समूह बनाकर उनको उन्होंने एक-एक करके संबोधित करना शुरू किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने एनडीए के सांसदों को ये समझाया कि उन्हें लोकसभा की तैयारी के लिए दरअसल क्या करना है। उन्होंने उनके सामने साफ तौर पे कहा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जी20, चंद्रयान, ये सब बातें आप छोड़िए और धारा 370 ये सब बातें आप मत कीजिए। आप तो केवल अपने जो निर्वाचन क्षेत्र की जनता है, उसके साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाइए, उस जनता की ज़रूरतें क्या हैं, इन ज़रूरतों पे ध्यान दीजिए और अगर आपकी कोई दिक्कत है जनता के साथ में कनेक्ट बनाने में, संपर्क बनाने में, तो उसको दूर कीजिए और जनता के बीच अपनी उपस्थिति को बढ़ाइए। और सरकार के जो राहत कार्यक्रम है, वो जनता के बीच ले जाइए, ये सब बातें छोड़िए ऊपर। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री के मन में जो लोकसभा चुनाव की रणनीति है, उसकी प्राथमिकताएँ क्या हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वयं अपने मंच से जी20 का ज़िक्र नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वयं अपने मंच से चंद्रयान वाली उपलब्धि का बखान नहीं करेंगे, हैं? या वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दावा नहीं करेंगे, या वो नहीं कहेंगे कि हमने देखिए कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया, जो कि पहले उसके बीच में एक धीरे-धीरे करके एक अंतराल बनता जा रहा था। वो सब करेंगे और बड़े और दूसरे नेता भी शायद अमित शाह भी अपने मंच पे करें। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन मुद्दों को अपने लिए सुरक्षित कर लिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि इन मुद्दों को दाल में छौंक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। जो वास्तव में दाल है वो किसकी बनेगी ये प्रश्न है। वो दाल बनेगी कि सरकार ने गवर्नेंस क्या दी है। सरकार ने 9-10 साल में 10 साल में डिलीवरी क्या दी है और वो डिलीवरी सुनिश्चित की जाए, इसका उन्होंने उपदेश अपने और हिदायत अपने अपने वर्तमान सांसदों को दी है। देखिए, देखने की बात यह है कि बीजेपी के 303 सांसद हैं और एनडीए के करीब 350 सांसद हैं। इन 350 सांसदों में बहुतों के टिकट कट जाएँगे, ये बात सही है। लेकिन कितने के टिकट कटेंगे? आप मान के चल लीजिए कि 25% के मान लीजिए टिकट कट गए। तो इन 350 सांसदों में करीब 75, 80, 85 लोगों के टिकट कट जाएँगे। तो बाकी तो पौने 300 सांसद जो मौजूदा सांसद हैं, उन्हीं को टिकट मिलेंगे। यानी उनके खिलाफ जो लोकल लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी होगी, उस एंटी इनकम्बेंसी का सामना भाजपा को, नरेंद्र मोदी को और उन सांसदों को करना पड़ेगा। मोदी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस लोकल लेवल की वो एंटी इनकम्बेंसी है, उसको कैसे नरम किया जाए। और इन सांसदों में बहुत से ऐसे हैं जो कि 10 साल हो जाएंगे उन्हें सांसद बने हुए। कुछ ऐसे हैं जिनको 5 साल होंगे, लेकिन बहुत ज्यादातर ऐसे हैं जिनको पिछले 2014 में टिकट मिला था। तो मोदी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि 10 साल पुरानी जो उसकी उनकी एंटी इनकम्बेंसी धीरे-धीरे करके जमा हो रही है, उसको नरम कैसे बनाया जाए और अगर हो सके तो उसको कैसे पलटा जाए। उनकी सारी मुहिम इस बात पे है। जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो रोजमर्रा की समस्याएँ जो होती हैं, जो शासन सुशासन से संबंधित, गवर्नेंस से संबंधित समस्याएँ होती हैं, उनके कारण होती है। ये जो बड़ी-बड़ी हवाई किस्म की उपलब्धियाँ हैं, जिनसे कहा जाता है कि हमारे देश को महान बना दिया और हमारा नेता दुनिया में सर्वशक्तिमान हो गया और भारत लंबे-लंबे कदम बढ़ाकर
भविष्य की ओर बढ़ रहा है और अगले 1000 साल तक, अगले 1000 साल की नींव रखी जा रही है। ये सब आबादी का जो ऊपरी हिस्सा है, आबादी का जो 10, 15% जो पिरामिड है, उस पिरामिड का जो ऊपरी हिस्सा है, ये सब चीजें उसके लिए होती हैं। नीचे वाले लोगों के लिए देखिए, पिरामिड का बीच का हिस्सा बहुत बड़ा होता है। जो मिडिल मिडिल पार्ट है पिरामिड का, वो बहुत बड़ा होता है, वो हिस्सा और सबसे नीचे का हिस्सा। हर नेता को और हर सरकार को इस हिस्से की पहले फिक्र करनी पड़ती है। जो लोग इस हिस्से की पहले फिक्र नहीं करते, केवल शाइनिंग इंडिया टाइप किस्म की बातें करते रहते हैं, उनका हश्र वही होता है जो अटल बिहारी वाजपेयी का 2004 में हश्र हुआ था, या चंद्रबाबू नायडू का विधानसभा में वहां पर हश्र हुआ था, आपको ध्यान होगा, जब वो शाइनिंग आंध्र प्रदेश कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी काफी यथार्थपरक किस्म के रणनीतिकार और नेता हैं। वो इन सब बातों का ध्यान समझते हैं, इसीलिए उनका सारा भरोसा, सारे अंडे उन्होंने अपनी G20 की बास्केट में नहीं रखे हैं। उनको लगता है कुछ और बहुत सी बातें हैं उनको करना चाहिए। जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव है, वो तो उन्होंने समिति ही बना दी। उसके बाद में जैसे ही उन्होंने G20 के लोगों को भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ और प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, उसके बाद से वो चर्चा भी शुरू हो गई। तो ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की रणनीति का जहां तक सवाल है, वो उनको कोई चूक नहीं हुई है, बल्कि वो बड़े हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन ये जो विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहा है, खास तौर पे शशि थरूर ने इस बात को कहा और तमाम विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ये जो चर्चा चलाई जा रही है कि अब इंडिया को भारत कहा जाएगा और प्रेसिडेंट ऑफ भारत या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जा रहा है, वो असल में इंडिया गठबंधन के डर के कारण से है। तो आपको क्या नहीं, नहीं, लगता ये तो एक तथ्य है। इस बात को मैं कल से परसों से लगातार टीवी पे भी कह रहा हूं और दूसरे लोग भी इस बात को कह रहे हैं। आप देखिए आज भास्कर में नवनीत गुर्जर का, जो कि भास्कर के एक महत्वपूर्ण संपादकीय मंडल के सदस्य हैं, उन्होंने साफ तौर पे इस बात को लिखा है मुख्य लेख में। सभी लोग इस बात को कह रहे हैं, भाई ये जो प्राचीनता का जो आपको ख्याल आया है, ये उसी वक्त क्यों आया जब विपक्ष ने ये बना लिया? इससे पहले तो आपके दिमाग में कभी बात नहीं आई थी। भाई मुद्दा तो ये बहुत पुराना है, ये मुद्दा नया नहीं है कि भाई भारत भारत का नाम इंडिया नहीं होना चाहिए। यहाँ तक जाति तौर पे मैं कह चुका हूं, मैं भी इसके पक्ष में हूं कि इंडिया तो उपनिवेशवाद की याद दिलाता है। और मैं अंग्रेजी भाषी जो लेफ्ट लिबरल आइडिया है, विचार, भारत का विचार है, उसमें जो आइडिया ऑफ इंडिया करके रखता है, वो भारत के बहुत से नेता इसका, चरण सिंह इसके विरोध में थे। चरण सिंह बाकायदा इंडिया बनाम भारत की कैंपेन चलाते थे। वो मानते थे कि इंडिया जो है वो अभिजनों का है, जो जो इंडस्ट्रियल इलीट है उनका इंडिया है, जो किसानों का असली भारत जो है। एक पत्रिका भी निकालते थे वो असली भारत नाम से, मैंने खुद उस पत्रिका में लिखा है एक जमाने में। तो ये न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, समाजवादी खेमे के लोग, कांग्रेस के बाहर के लोग, कांग्रेस के अंदर के लोग, राष्ट्रवादी जो उसमें संविधान सभा में भी इस सवाल को लेकर बहस हुई थी। तो बहुत से ऐसे मुकाम है जहां से ये आवाजें उठती रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खासतौर से इस बात को कहता रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो बेचैनी पैदा हुई है और जो तुरंत कार्रवाई करने की नीयत दिखाई पड़ रही है, जो लिखा गया है निमंत्रण पत्रों में, अगर ये निमंत्रण पत्र भारत सरकार की तरफ से 1 साल पहले जारी होते या 2 साल पहले, या नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में ही निमंत्रण पत्रों को जारी कर दिया होता और तय कर दिया होता कि अब सरकार अपना सारा कामकाज भारत नाम के साथ जोड़ के करेगी, तो ये विवाद ही नहीं होता। लेकिन ये तो सीधी की सीधी बात यह है, यहाँ तक के बहुत बड़े दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी हैं, जो कि दरअसल हिंदुत्व के प्रोजेक्ट के, हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद के समर्थक हैं, आर जगन्नाथन, उन्होंने भी आज लिखा है कि भाजपा जब से ये इंडिया मोर्चा बना है तब से भाजपा बहुत बेचैन है और उसकी समझ में नहीं आ रहा है, वो लगातार एक तरह की दुविधा में फंसी हुई है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, मतलब राष्ट्रवाद के ऊपर जो उसकी ठेकेदारी है, उस ठेकेदारी को दोबारा, उसकी दावेदारी दोबारा अपने शिकंजे में कैसे ले। भाजपा को लग रहा है कि राष्ट्रवाद पे जो हमारी जो प्रतीकात्मक ठेकेदारी है, वो कुछ इस वजह से थोड़ी हाथ से फिसल गई है। तो ये सारी क्वेश्चन उसके लिए। और इसमें तमाम तरह की व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं। मतलब अगर हम सिर्फ भारत कहना शुरू करते हैं, तो एक न्यूज़ में मैं पढ़ रहा था कि शायद 14,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्चा हो जाएँगे सिर्फ नाम बदलने में, और भी ज़्यादा, मैं एक मोटा-मोटा आंकड़ा दे रहा हूँ। और भी कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतें हैं, क्योंकि अगर हम उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं, तो फिर हम अंग्रेजी का विरोध करते हुए कितने जाएँगे? आप इस पे भी कल कुछ कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये देखिए, ये मसला उपनिवेशवाद का विरोध करने
कि ये एक ऐसा मसला है जिसमें तमाम काम जो किए जाते हैं उसको उपनिवेशवाद विरोध के या उपनिवेशीकरण के डीकोलोनाइजेशन के खाते में डालने की कोशिश की जाती है। तो दरअसल ये है नहीं ऐसा। ये सब अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने की कोशिशें हैं। चाहे कैसा हो, ये सारी राजनीतिक स्वार्थों को पूरा सनातन धर्म वाला मसला भी वैसा ही मसला है। सनातन धर्म वाला मसला भी वैसे ही मसला है। एक राष्ट्र, अब कहने के लिए है कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो इसका मतलब उसका नतीजा ये निकलना चाहिए कि भारत को ज्यादा बेहतर गवर्नेंस मिलेगी। यही तो उसका तर्क है बुनियादी तौर पे कि भाई सरकार के पास समय नहीं रहता है, सरकारों को लकवा मार जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी इस तरह की बातें की जाती हैं। खर्चा भी ज्यादा होता है, खर्चा ही बचेगा, यानी बेहतर शासन भारत को मिलेगा। लेकिन आप देखिए ना, इन सब के पीछे ये सब बातें कहने की हैं, इन सब के पीछे संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ हैं, जिसका प्रमुख लक्ष्य ये है कि कैसे सत्ता में लगातार बना रहा जाए और कैसे विपक्ष की दावेदारियों को कमजोर किया जाए और विपक्ष ने जो अपनी व्यूह रचना की है उसको कैसे निष्फल किया जाए। इसके अलावा, इस फौरी उद्देश्य के अलावा इनके पीछे कोई दूरगामी इरादे नहीं है। अगर इनके पीछे कोई दूरगामी इरादे होते तो इनके फिर दीर्घकालीन ब्लूप्रिंट बनाए जाते, जैसे पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी या इस तरह एक दूरगामी ब्लूप्रिंट बनाए जाते और दूरगामी ब्लूप्रिंटों के जरिए ये काम होता और उस पर एक राष्ट्रीय सहमति खड़ी की जाती, सब नेताओं को बुलाया जाता, सबकी आपत्तियां ली जाती। उसके उसके भी करने के तरीके हैं, लेकिन इन तरीकों से आप नहीं करते। अब अचानक पूर्व राष्ट्रपति को कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं और ऐसे लोगों को उसमें रखते हैं जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, और सब लोग इस बात को कह रहे हैं। मीडिया में भी इस बात को खूब जोरदारी के साथ कहा जा रहा है। सरकार के राजनीतिक उद्देश्य किसी भी आवरण में छिपे हुए नहीं है, वो सबके लिए स्पष्ट है। अगर कोई देखना चाहे तो उन राजनीतिक मकसदों को आसानी से देख सकता है। आज सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी सरकार को कि आखिर जो आप विशेष सत्र बुला रहे हैं उसका एजेंडा तो कोई सामने नहीं, विपक्ष के सामने, तो आप उसके बारे में बताएं। तो ये बाद में जब उसका संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया कि यही परंपरा रही है, पहले से नहीं बताया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये परंपरा की आड़ में जो विशेष सत्र बुलाकर एक सस्पेंस बनाने के जो काम है, सही माना जा सकता है लोकतांत्रिक हिसाब से? देखिए, ये क्या उन्होंने परंपराओं का दावा किया है, वो कौन सी परंपराओं का वो पालन करते हैं? क्या पूर्व राष्ट्रपति को कमेटी का अध्यक्ष बनाना किसी परंपरा का पालन करने के लिहाज से हो रहा है? किसी भी काम में नरेंद्र मोदी सरकार किसी परंपरा, किसी पुराने रीति रिवाजों का पालन नहीं। परंपरा का मतलब हुआ है कि ये कोई लिखित विधान नहीं है, एक अलिखित रिवाज बन गया है। उस रिवाज को सब लोग मानते हैं कि लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, इनका पालन होता है। इसका तो किसी का वो पालन करते नहीं है। उनका जो मन में आया वो करते हैं और उनका कहना ये है कि उनका मानना ये है कि वो उनमें उतनी क्षमता है और इतना उन्हें अधिकार है कि वो अपने रिवाजों की स्थापना कर सकें ताकि आने वाली सरकारें उनके द्वारा स्थापित किए गए रिवाजों का पालन करें। तो इसकी तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। और उन्हें जब परंपरा एक ऐसी चीज है, जब आप चाहें तो परंपरा का नाम लेके अपनी बात को साबित कर लें और जब चाहें तो परंपरा का उल्लंघन कर दें, क्योंकि परंपरा तो कहीं आपका हाथ पकड़ने वाली है नहीं, चीज लिखी हुई तो है नहीं। अगर लिखी हुई हो तो आपको पकड़ा जा सकता है, ये देखिए विधान लिखा हुआ है, ये तरीका लिखा हुआ है और आपने इसका पालन नहीं किया। इंडिया गठबंधन की भी बैठक हुई कल और उन्होंने कुल 9 मुद्दों की शिनाख्त की है, जिसमें अडानी भी शामिल है, जिसमें कि किसानों का जो कष्ट है वो भी शामिल है, चीन का मसला भी शामिल है। तो क्या मोटे तौर पर लगता है कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? हालाँकि बैठक की पूरी बातें सामने नहीं आती हैं और नहीं, इसमें मुद्दे बहुत से हैं। भाजपा के समर्थक, समीक्षक भी मानते हैं कि मुद्दों की सरकार के खिलाफ कमी नहीं है। सवाल ये है कि किस मुद्दे को धारदार बनाया जा सकता है? क्या किसानों के मुद्दे को धारदार बनाया जा सकता है? क्या मोदी और अडानी के बीच का जो संबंध है उसको धारदार बनाया जा सकता है? क्या महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को धारदार बनाया जा सकता है? अभी बता रहे हैं कि 9 मुद्दों की शिनाख्त की है। ये इनको तय करना पड़ेगा कि कौन सा मुद्दा जो है वो धारदार मुद्दा होगा जिससे भाजपा आहत हो सकती है, मोदी सरकार आहत हो सकती है। हर मुद्दा उतना धारदार नहीं होता, सब मुद्दे बने रहते हैं, उनकी चर्चा की जाती रहती है, लेकिन उसमें कोई एक चीज होती है जिसके ऊपर जबरदस्त जोर डाला जाता है। तो वो अभी इन लोगों को तय करना है। एक आखिरी सवाल राहुल गांधी की विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ है कि पहले मैं जब जेपी के बारे में पढ़ रहा था तो 1952 के चुनाव के बाद उन्होंने भी विदेशों में अलग-अलग जाकर संबोधन देना शुरू किया। तो ये जो हमारे नेता, खासतौर पे विपक्ष के नेता जब विदेश जाते हैं और विदेश में वहाँ लोगों से संवाद करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं,
तो क्या इससे व्यापक स्तर पर उनकी राजनीति को यानी कि विश्व स्तर पर उनकी राजनीति को वैधता मिलती है? आखिर वो कौन से लक्ष्य हासिल कर सकते हैं इससे जो राहुल गांधी कर देखिए, रहे हैं? दुनिया जयप्रकाश नारायण के ज़माने में तो दुनिया इतनी जुड़ी हुई भी नहीं थी। अब देखिए, अब मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण दूँ। स्वामी विवेकानंद बिना किसी सरकारी मदद के अमेरिका गए, शिकागो गए। यहाँ तक इस तरीके से गए कि वो जाके उन्हें रात भर स्टेशन पे, प्लेटफ़ॉर्म पे और एक गोदामनुमा जगह थी, वहाँ रात भर वो बैठे रहे। सवेरे उठ के उन्हें उस जगह जाना था जहाँ पे शिकागो में उनका भाषण था और उनके भाषण को आज तक दुनिया याद करती है। तो मंच कोई भी हो, सवाल ये है कि आप बात क्या कहना चाहते हैं? आप भारत के अंदर कहें या विदेशों में कोई बात कहें। जो मंच क्या हो, आप देखिए भारत की आज़ादी के लिए चलने वाले बहुत से आंदोलन विदेशों से चले थे। जो इंडिया हाउस था, वो उनका उनका अड्डा था। तो देश-विदेश का प्रश्न नहीं है और अब तो अ, विवेकानंद और जयप्रकाश नारायण के ज़माने के मुकाबले दुनिया बहुत जुड़ी हुई है। अब तो दुनिया के किसी भी कोने में पत्ता खड़कता है और यहाँ पर बैठे हम लोगों को बात पता लग जाती है। वो लोग अपने बगल के शहर के बारे में कम जानते हैं और यूरोप के और अफ्रीका के देशों के बारे में ज़्यादा जानते हैं क्योंकि सूचना क्रांति हो चुकी है। सूचनाएँ लगातार हर वक़्त हर सबके लिए उपलब्ध हैं। घटनाएँ जहाँ भी हो रही हैं, वो सूचना के तौर पर तुरंत आ जाती हैं। तो अब तो विदेशों में जाके अपनी बात कहना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जयप्रकाश नारायण और स्वामी विवेकानंद के ज़माने से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है विदेशों में जाके अपनी बात कहना। मेरा मानना ये है कि जहाँ भी मौका मिले, किसी भी नेताओं को जाना चाहिए विदेश और अपनी बात को जमकर कहना चाहिए। सवाल ये है कि वो बात क्या कहते हैं? उनका वो कहाँ पे आक्रमण करना चाहते हैं, किस चीज़ का बचाव करना चाहते हैं, कौन-सी थीसिस पेश करना चाहते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये देखने की बात है। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और कल जब हम मिलेंगे तो एक बार फिर से हम कल जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम होगा उसके आसपास और कुछ दीर्घकालिक मुद्दों के आसपास प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। जी एक बार फिर से मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप ज़रूर नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आप प्रोफेसर अभय कुमार दुबे को नियमित रूप से सुन सकते हैं। आज की बातचीत के लिए वैसे आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कल हम फिर मिलते हैं।